चलिए, जूलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे स्तनी के अंगों की औतकी। स्तनी के अंगों की औतकी अपन पढ़ रहे थे। इसमें औतकी में सिर्फ क्या करना है, अंगों की संरचना के बारे में पढ़ना है। उनमें मतलब उनकी संरचना क्या है, कौन से ऊतक हैं, कौन सा आवरण है, कौन सा द्रव है, अंदर क्या है, इन चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फेफड़ा। फेफड़ा जो है, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये प्रमुख श्वसनांग है। हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें मुख्य श्वसनांग है कौन? फेफड़ा। यहां से श्वासनाल जो है आगे बढ़ती है और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दोनों हिस्सों को एक साथ ब्रोंकाई कहते हैं और एक हिस्से को ब्रोंकस कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंकस एक थैलीनुमा रचना में प्रवेश करता है। उस थैलीनुमा रचना को ही क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़े होते हैं दो, एक होता है दायां और एक होता है बायां। तो सबसे पहले बात करते हैं दाएं फेफड़े की। जो दायां फेफड़ा है वो 3 पालियों में विभक्त होता है, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। हमारा जो दायां फेफड़ा है वो 3 पालियों में विभक्त होता है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। जबकि हमारा जो बायां फेफड़ा है वो अग्रपाली और पश्चपाली में विभक्त होता है। ये बड़ा होता है 3 पालियों में विभक्त होता है, ये छोटा होता है 2 पालियों में विभक्त होता है। छोटा क्यों होता है? कारण ये है क्योंकि दाईं ओर हार्ट होता है, हृदय के कारण से ये थोड़ा छोटा होता है, केवल 2 पालियों में विभक्त होता है। प्रत्येक फेफड़े की यदि हम बात करें तो प्रत्येक फेफड़े के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरल आवरण कहा जाता है। प्लूरल आवरण, ये जो प्लूरल आवरण है ये 2 हिस्सों में बटा होता है। फेफड़े के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है जिसको प्लूरल आवरण कहा जाता है, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। जो बाहरी स्तर होता है, दोहरा आवरण होता है जो बाहरी होता है उसको पैराइटल कहते हैं और जो फेफड़े से सटा होता है उसको विसरल कहते हैं। इन दोनों स्तरों के बीच में एक द्रव रहता है जिसको प्लूरल द्रव कहते हैं। ये फेफड़े को बाहरी धक्कों और दबावों से बचाने का काम करता है, बाहरी धक्कों और दबावों से बचाने का काम करता है। ठीक, जब ब्रोंकस फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है तो पतली पतली वाहिकाओं में बढ़ जाता है, पतली पतली वाहिकाओं। ये जो पतली पतली वाहिकाएं हैं आगे जाकर के और पतली वाहिनियों में बढ़ जाती है। प्रत्येक वाहिनी का अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, इसे कहते हैं कूपिका कोष। और इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इन्हें कहते हैं कूपिका अर्थात एल्वियोलाई। इन्हीं में आकर के ऑक्सीजन भर जाती है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या होता है? ये ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और रक्त किसी इन कूपिकाओं में प्रवेश करती है और इस प्रकार से गैसीय आदान प्रदान का काम ये जो फेफड़े है ये करते हैं। ठीक, तो फेफड़े हमारे प्रमुख श्वसनांग है। ध्यान रखना है कि हमारा बायां फेफड़ा बड़ा होता है, 3 पालियों में विभक्त होता है, दायां छोटा होता है, 2 पालियों में विभक्त होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों तरफ दोहरा स्तर होता है जिसे प्लूरल स्तर कहते हैं। पैराइटल बाहर का, विसरल अंदर का होता है। दोनों स्तरों के बीच में जो द्रव होता है प्लूरल द्रव कहते हैं। ब्रोंकस जो है फेफड़े के अंदर प्रवेश करके अनेक पतली पतली वाहिनियों में बढ़ता है जिन्हें कूपिका वाहिनी कहते हैं। फिर कूपिका वाहिनी अनेक पतली पतली वाहिनियों में बढ़ती है। फिर इसके बाद इन वाहिनियों का अंतिम सिरा एक फूले हुए कोश के रूप में हो जाता है जिसे कूपिका कोश कहते हैं। और इन कूपिका कोशों के अंदर छोटे छोटे कोश पाए जाते हैं जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये है प्रमुख श्वसनांग फेफड़ा। केवल अभी इनके अंदर क्या है ये श्वसन तंत्र में डिटेल में और पढ़ने को मिलेगा, है ना, श्वसन तंत्र। अब चलते हैं यकृत या लीवर की ओर। यकृत के बारे में बता दूं मैं, यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, गुलाबी रंग की ग्रंथि है, 2 पिंडों की बनी होती है। ठीक, जिसमें दायां पिंड जो है ये वाला वो बाएं से बड़ा होता है। ठीक, तो यकृत या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 2 पिंडों की बनी होती है। एक ये दायां पिंड बड़ा होता है, ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद यकृत जो है इसके निचले सिरे पर क्या जुड़ा होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जुड़ा होता है। ठीक, यकृत जो है इसको बनाने के लिए सूक्ष्मतम इकाइयां भाग लेती हैं। इन सूक्ष्मतम इकाइयों को हम कहते हैं ग्लिसन्स संपुट। एक किडनी में मिलता है बोवन संपुट और एक यहाँ पर होता है ग्लिसन्स संपुट। तो अपने को ध्यान रखना है कि ग्लिसन्स संपुट जो है वो यकृत के अंदर पाई जाने वाली क्या है? इकाइयां। ठीक, इकाइयां। तो इस तरह से ग्लिसन्स संपुट, बहुत सारे ग्लिसन्स संपुट मिलकर के बाद में यकृत का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस याद रखना है, भक्षक कोशिकाएं। यकृत के अंदर मैक्रोफेजेस पाई जाती है, भक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। कुप्फर कोशिका अपन ने पढ़ा था, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। यकृत से जो 3 बड़े प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लिसन्स संपुट का संबंध किससे है, कुप्फर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, ये तीनों प्रश्न आईएमपी जो अभी तक पूछे गए।
यकृत हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या करता है, समाप्त करता है। यकृत से निकलता है यकृतीय रस। जब भोजन यहाँ से आता है, आमाशय से आता है और यहाँ पर मिलता है। कल मैंने आपको आमाशय पढ़ाया था और मैंने बताया था कि HCl स्रावित होता है। आमाशय में कल मैंने जितनी भी कोशिकाएं आपको बताई हैं वो सब फंडिक भाग में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, कहाँ पाई जाती है, फंडिक भाग में, पाइलोरिक में नहीं, कार्डियक में नहीं, सब फंडिक भाग में पाई जाती है। तो जब HCl भोजन में मिलता है तो भोजन को अम्लीय बना देता है, और ऐसा अम्लीय भोजन जब आगे बढ़ता है, ठीक, तो आगे बढ़ते हुए यकृत से आया हुआ यकृतीय रस जब उसमें मिलता है तो उस भोजन के अम्लीय माध्यम को यकृतीय रस क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, उसे क्षारीय बना देता है। इसके अलावा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय भी किसके द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे यकृत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज भोजन के माध्यम से जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है कौन, यकृत। इसके अलावा हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद जो अमोनिया बनती है, उस अमोनिया की CO2 से क्रिया कराकर, अमोनिया बहुत हानिकारक होती है, उसकी क्रिया CO2 से कराकर उसे यूरिया में बदलने का काम भी यकृत ही करता है। मतलब यकृत हमारे लिए एक मतलब प्राण रक्षा करता है कहना चाहिए, नहीं तो अमोनिया बहुत ही कम समय में हमें मृत्यु तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा भ्रूणावस्था में RBCS का निर्माण भी किसके माध्यम से किया जाता है, यकृत के ही माध्यम से किया जाता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संचय, भोजन के अम्लीय माध्यम को समाप्त करना, अमोनिया से यूरिया का निर्माण करना, ये कुछ महत्वपूर्ण काम, ठीक है ना। तो यकृत को इन कामों के माध्यम से ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 पिंडों की बनी होती, ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लेसन से संपुट उसकी इकाई है, उपफर कोशिकाएं उसमें पाई जाती है, ठीक, ये अपने को ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले अंग की ओर, जिसका नाम है वृक्क या किडनी या मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक। तो वृक्क, किडनी या मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, ठीक, इसके बारे में आप ध्यान रखें कि हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, ठीक है, एक दाएं साइड होती है, एक बाएं साइड होती है, ठीक। इसका और वर्णन हम कहां पर पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। लेकिन अभी सिर्फ हमें इसकी औकी पढ़ना, इसके हिस्से पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेल के बीच के आकार का एक अंग होता है, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 2 किडनियां पाई जाती हैं, इसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसका नाम है पेरिटोनियम झिल्ली। वृक्क के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम है पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, ध्यान रखिएगा। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग जो होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो भीतरी भाग होता है उसे मेडुला कहा जाता है, मेडुला। कॉर्टेक्स वाला भाग मेडुला वाले भाग के अंदर घुसा होता है, कॉर्टेक्स वाला भाग मेडुला वाले भाग के अंदर घुसा होता है। इन कागारों को नाम दिया जाता है बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ, बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मेडुला भी तिकोने उभारों के रूप में इस प्रकार से यहाँ पर उठा रहता है, ये आपको देखा तिकोने उभारी उठे हुए हैं, मेडुला भी तिकोने उभारों के रूप में यहाँ पर उठा होता है। इन्हें वृक्कीय अंकुर कहा जाता है, वृक्कीय अंकुर इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वृक्कीय अंकुर, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो वृक्क है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है क्या, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वृक्क के अंदर लगभग, एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से 10 नहीं 2 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो नेफ्रॉन है वो इसकी संरचनात्मक इकाई की संरचना भी बनाती है और इसकी कार्यात्मक इकाई भी है, संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाइयां हैं, कौन, नेफ्रॉन, वृक्क की, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वृक्क से कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा वृक्क, तो आपको ध्यान रखना पेरिटोनियम झिल्ली होती है, कॉर्टेक्स, मेडुला 2 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स का भाग जो मेडुला के अंदर घुसा होता है बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ, मेडुला का भाग जो कॉर्टेक्स के अंदर घुसा होता है वृक्कीय अंकुर कहलाता है। ये जो हिस्सा होता है ये पेल्विस कहलाता है, पेल्विस, याद रखिएगा, आगे उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है, और ये क्या करता है, वृक्क का काम क्या है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर करना, मूत्र के रूप, ये इसका काम है। मूत्र निर्माण करना, उसे शरीर से बाहर करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। एक प्राक वृक्क का, प्राक वृक्क मतलब प्रोनेफ्रिक, ये जो क्या कहना चाहिए जीव है उनकी भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले जो वृक्क बनता है वो प्रोनेफ्रिक वृक्क होता है। मीजोनेफ्रिक मतलब मध्य वृक्क,
ये जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये मछलियों और उभयचरों में पाया जाता है, ठीक है, मछलियों और उभयचरों में। और मेटानेफ्रिन ये जो स्तनी होते हैं या जो विकसित जीव होते हैं, उन विकसित जीवों के शरीर में जो अंतिम अवस्था में जो पूर्ण परिवर्धित वृक्क जो होते हैं, पूर्ण परिवर्धित वृक्क, वो मेटानेफ्रिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे हमारा जो वृक्क है वो मेटानेफ्रिन, और खास तौर से ये पाया जाता है कि इम्नियोट्स में पाया जाता है। इम्नियोट मतलब सरीसृप, पक्षी और स्तनी, इनमें ये पाया जाता है। इन सभी के जो नोट्स हैं वो पहले ही आपको जूलॉजी में सेंड कर दिए गए, वहां से पढ़िएगा और बुक से भी स्टडी करके देखिए, जो चीज समझ में ना आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। फिलहाल में हमें केवल इनकी ऑथरी पढ़नी है। वृक्क से अभी तक ये पूछा गया, यकृत से जो पूछा गया वो मैंने बता दिया, इसी प्रकार फेफड़े से जो पूछा गया वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी और इनके डिटेल्स जो है वो इनके तंत्रों में आएंगे, वो आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक। जो भी चीज समझ में ना आए वो आप बता दीजिएगा।